हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत क्लासेस पर। और आज की इस क्लास में जैसे कि आप जानते हैं हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, रेस्पिरेशन प्लांट्स को। और ये जीकेपीएससी 10+2 बॉटनी के सिलेबस को कवर करेगा। इससे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी सीरीज़ कवर करवाई है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने हर एक चीज़ इन डेप्थ डिस्कस करी है। तो अब इस सीरीज़ में हम लोग रेस्पिरेशन को कवर करेंगे, बिकॉज़ ये चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इससे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस कवर करवाया था, वो एक्चुअली था क्या। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आपको कुछ ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले, राइट, और जिसके ऊपर प्लांट डिपेंड करता है, राइट। वहां पर जो सोलर एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाकर देन एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए थे। और जो हमने एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, जैसे ग्लूकोज बनाया है, अब ग्लूकोज में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, उसके बॉन्ड्स में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, हम उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाएंगे। यानी कि ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी है, यानी कि जो भी फूड है, फूड इज हैविंग सम काइंड ऑफ, मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, या सम प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी। एंड इस एनर्जी को कैसे यूजेबल फॉर्म में बनाना है, यूजेबल फॉर्म में, ताकि हमारे सेल इस एनर्जी को यूज कर सके। वो यूजेबल फॉर्म क्या रहेगी? एटीपी रहेगी। तो आप कैसे उस फूड से एनर्जी को निकालोगे और एटीपी में कन्वर्ट करोगे, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। चलिए पढ़ते हैं। Respiration, with its associated carbon metabolism, releases the energy stored in carbon compounds in a controlled manner for cellular use। यानी कि सेल को इस्तेमाल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लाई जाएगी उस सेल के लिए, वो कहाँ से लाई जाएगी? कार्बन कंपाउंड को तोड़कर। At the same time, it generates many carbon precursors for biosynthesis। Not only उस कार्बन कंपाउंड से एनर्जी मिल रही है, बल्कि जब वो कार्बन कंपाउंड सीरीज ऑफ रिएक्शंस में एंटर करता है तो उससे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और उन इंटरमीडिएट्स को हम एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज करके बायोसिंथेसिस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, आपके पास क्लोरोफिल की, कोलेस्ट्रॉल की, मतलब देयर आर लॉट ऑफ precursors, right, we can use। तो ये आगे बढ़ते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ, अब इस लाइन को ध्यान से सुनना है, द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और इससे क्या होगा? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। नाउ अब जो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इस प्रोसेस में, उन कंपाउंड्स को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, बट हमेशा नहीं, बल्कि वी हैव सम अदर molecules like proteins, we have fats, and we have organic compounds which can also be used as a respiratory substrate in some plants under certain conditions। So during oxidation within a cell, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक सेल में हो रहा है, एक लिविंग सिस्टम में हो रहा है, तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल। मतलब वो एनर्जी डायरेक्टली सेल में, मतलब रिलीज नहीं करवाई जाएगी, और इन अ सिंगल स्टेप इट इज रिलीज्ड, एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा, इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो stepwise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP। तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज करवाई जाएगी, और सेल हमारे एटीपी को यूज करेंगे एज एन एनर्जी सोर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब वी नो दैट कि जो आपके पास रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉमन टू नियरली ऑल द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, and it outlines a respiratory process in plants is similar to that found in animals and other aerobic eukaryotes। However, in some specific aspects of plant respiration,
इट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इट्स एनिमल काउंटर पार्ट, यानी कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं यहाँ पर। एरोबिक रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिड्यूस स्टेट में होते हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है कंट्रोल मैनर में, और इस रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और वो टेम्परली बेसिस पे ट्रांजिटली स्टोर रहते हैं कंपाउंड जिसे हम एटीपी कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड बाय द सेलुलर रिएक्शंस फॉर द मेंटेनेंस एंड द डेवलपमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे पाथवे को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इज यूजुअली साइटेड एज अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, कि हमने क्या किया है, ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे साइट किया है। इन मोस्ट प्लांट सेल टाइप्स हाउएवर reduced carbon is derived from sources such as the disaccharide sucrose, other sugars, organic compound acids, triose phosphates from photosynthesis, and we have some metabolites from lipid and protein degradation। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास जो reduced carbon है उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बनाया जा रहा है। अब वो डायसैकराइड सुक्रोज भी हो सकती है, अदर शुगर्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी, फोटोसिंथेसिस से। और हमारे पास कुछ मेटाबोलाइट्स निकल के आते हैं लिपिड और प्रोटीन की डिग्रेडेशन से। नाउ अगर हम केमिकल सब स्टैंड पॉइंट से देखने की कोशिश करें तो प्लांट रेस्पिरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ 12 कार्बन मॉलिक्यूल सुक्रोज एंड द रिडक्शन ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है 12 कार्बन का जिसे हम सुक्रोज कह रहे हैं। सुक्रोज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और मीनवाइल जो आपके पास ऑक्सीजन है उसकी रिडक्शन हो रही है और वो CO2 की फॉर्म में निकल रहा है। तो यू कैन सी आपके पास ये सुक्रोज है, सुक्रोज यहाँ पर इसकी हुई ऑक्सीजनेशन, बना 12 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 48 प्रोटॉन्स एंड 48 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आपके पास ये C12H2211 सेम है यहाँ पर, और कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसके बारे में आपको दिया गया। अगर हम इस पाथवे के ऊपर आते हैं तो हमारे पास शुगर्स होती हैं जो आइदर स्टोरेज फॉर्म में भी रहती हैं और फ्लोएम भी इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो शुगर हमारी शुगर्स कन्वर्ट हुई, अगर ये ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जा रहे हैं तो हम इनको हेक्सोस फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हेक्सोस फॉस्फेट से बनाएंगे ट्रायोस फॉस्फेट्स, ट्रायोस फॉस्फेट से बनेगा ऑर्गेनिक एसिड जैसे पायरुविक एसिड, और फिर वो चला जाएगा सिट्रिक एसिड में। और इस दौरान आपको क्या देके जाएगा, एक एटीपी, मतलब एटीपी देके जाएगा। अब कितने बनेंगे मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पर देख सकते हो फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बना था, ये स्टार्च शुगर्स में भी कन्वर्ट होता है। राइट नाउ जब आपकी शुगर्स हेक्सोस फॉस्फेट बनते हैं, ये यहाँ पर एक और पाथवे में एंटर कर सकते हैं जिसका नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आपका बनेगा NADH और एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ऐसे ही आपके पास सिट्रिक एसिड चलेगा, सिट्रिक एसिड से NADH बनेगा, FADH2 बनेगा और ATP बनेगा। और ये फाइनली जो NADH है, FADH2 है, ये चला जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, इन जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं। अब क्या बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सल ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक कपल्ड रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सुक्रोज को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सर्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड वो रिड्यूस हो रहा है वाटर में। मतलब आपके पास सुक्रोज की हो रही है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की हो रही है रिडक्शन। अब सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेशन के वो एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एट डिफरेंट पॉइंट्स, और वो क्या है, पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या है देखो, ग्लाइकोलिसिस में सीरीज ऑफ रिएक्शंस है व्हिच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स लोकेटेड इन बोथ द साइटोसोल एंड द प्लास्टिड। यहाँ पर हम शुगर लेते हैं जैसे सुक्रोज है, इट इज पार्टली ऑक्सीडाइज्ड वाया 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स एंड 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स, यानी कि हेक्सोस फॉस्फेट्स एंड ट्रायोस फॉस्फेट्स। इन दोनों को यूज करके यहाँ पर बनता है ऑर्गेनिक एसिड, और वो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, पायरुवेट है। राइट और ये प्रोसेस यील्ड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ATP
and reducing power is in the form of reduced NADH, that is nicotinamide nucleotide NADH. इसके बाद एक और पाथवे था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये साइटोसोल में भी होता है, प्लास्टिड में भी होता है। 6 कार्बन जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यानी कि हेक्सोस फॉस्फेट है, उसको इनिशियली ऑक्सीडाइज किया जाता है 5 कार्बन राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। कार्बन यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और रिड्यूसिंग पावर जो यहाँ पे बनती है वो क्या बनती है, NADPH। Right? In subsequent near equilibrium reactions of the PPP pentose phosphate pathway, ribulose 5-phosphate is converted into sugar phosphates, जिसमें 3 से लेकर 7 तक, ठीक है, जिसमें आपके पास इरिथ्रोज बनेगा, जाइलोलोज बनेगा, सीटोहैप्टुलोज बनेगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो these intermediates can be used in the biosynthetic pathway or re-enter the glycolysis। तो जो भी PPP में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में चीजें बनेगी, जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो अलग अलग बायोसिंथेटिक पाथवे में एंटर करेंगे या फिर दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में री एंटर कर जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होगा, पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ा जाएगा। जो 3 कार्बन का आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको कंप्लीटली तोड़ा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में बाय स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। दिस प्रोसेस मोबिलाइजेस अ मेजर अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इससे आपको बहुत सारा एनर्जी मिलेगी, जैसे 16 NADH और 4 FADH2 per sucrose and a small amount of energy in the form of ATP from the breakdown of sucrose। और फाइनली क्या चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाएंगे along an इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होंगे। ये सिस्टम ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH जो ग्लाइकोलिसिस से बने हैं, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट से, सिट्रिक एसिड से, मतलब NADH जिस पाथवे से बना है, ग्लाइकोलिसिस से भी बना है, PPPP से भी बना है और सिट्रिक एसिड साइकिल से भी बना है। तो तीनों जगह से जो NADH बना है, आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो और किसको दे रहे हो, ऑक्सीजन को दे रहे हो। और यहाँ से भी दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, मच ऑफ विच इज कंजर्व थ्रू द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI। तो यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराया जा रहा है, फाइनली इससे बनेगा ATP, और इस ATP को बनाने में जो एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, जो कम्प्लेक्स यहाँ पे काम आएगा, उसका नाम है ATP सिंथेस। तो कलेक्टिवली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और ATP बन रहा है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस इज और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद आएगा पेंटोस phosphate pathway, then we have Krebs cycle, और finally you have electron transport chain and oxidative phosphorylation। तो आपके पास जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस से क्या क्या मिलेगा, ATP मिलेगा, कितना मिलेगा मैं आगे बताऊंगा, NADH प्लस H प्लस मिलेगा, राइट। इसके बाद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से NADH मिलेगा, और क्रेब्स साइकिल से आपके पास ATP भी मिलेगा, GTP भी होता है इन केस ऑफ योर एनिमल्स। देन आपको NADH मिलेगा और प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट मिलेगा FADH। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, NADH से और FADH2 से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाया जाएगा, और देन उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अगेन हम क्या करेंगे, ADP से PI जोड़ेंगे और ATP बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे भी ATP बन गया, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड था, क्या क्या चाहिए था, ATP, दिस ATP, दिस ATP एंड दिस ATP। तो इस पूरे प्रोसेस से, इन सभी पाथवे से आपको ATP मिलेगा, और फिर वो ATP हमारे सेल यूज करेंगे फॉर देयर सेलुलर यूज, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं अबाउट NADH का। NAD प्लस भी लिखते हैं, ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, को एंजाइम की तरह काम करता है, विच इज एसोसिएटेड विद मेनी एंजाइम्स दैट कैटालाइज सेलुलर रिडॉक्स रिएक्शन।
NAD plus is the oxidized form, undergoes a reversible 2 electron reduction to yield NADH. You can see यहाँ पर ये आपके पास NAD प्लस या NADP प्लस फॉर्म है। NADP प्लस क्या होगा, जब यहाँ पे ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा होगा, इस राइबोस शुगर के साथ। ओके, देन आपके पास ये बन गया NADPH या NADH अपनी रिड्यूस स्टेट में। ये इसकी रिड्यूस स्टेट आ गई है और ये इसकी कौन सी स्टेट है, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन लिया है और फिर ये वाला जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, राइट। तो दिस इज द होल। The standard reduction potential for the NAD plus और NADH redox couple is about -320 millivolt. ये हमें ये बताता है कि NADH is relatively strong reductant, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, which can conserve the free energy carried by the electrons released during the stepwise oxidation of glycolysis and the citric acid cycle. मतलब जो citric acid cycle हुआ और जो ग्लाइकोलिसिस हुई, इनके स्टेप में जो भी फ्री एनर्जी रिलीज हुई वो इन इलेक्ट्रॉन्स ने कैरी की, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, NADH के पास आ गए या NAD प्लस के पास आ गए, और उन्होंने बनाया NADH और NADPH। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यस, मेजर पाथवेज क्या है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के। ग्लूकोज कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज यहाँ तो स्टोर करवा दिया जाएगा सेल के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज। ग्लाइकोजन एनिमल में रिजर्व फूड होता है, मतलब रिजर्व फॉर्म होती है आपके कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च होती है प्लांट्स में, और सुक्रोज होती है मोबाइल फॉर्म जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन से मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज को हम स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बनाने के लिए भी, यानी कि सेल वॉल बनाने के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए इनमें भी यूज करते हैं। देन ग्लूकोज से हम राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएंगे जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बनेगा, एंड उसके बाद हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाएंगे जो कि ग्लाइकोलिसिस से बनेगा। तो ये मेजर पाथवेज हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन वाले। चलिए अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हैं। अब glycolysis है क्या एक्चुअली? The term glycolysis has originated from Greek word glykos. Glykos का मतलब होता है शुगर, एंड lysis मतलब इसकी स्प्लिटिंग होना। तो जब आपके पास ग्लूकोज की यानी कि किसी भी शुगर की, वो चाहे वो सुक्रोज है चाहे वो ग्लूकोज है, उसका टूटना हो रहा है, तो वो हो गया ग्लाइकोलिसिस। The scheme of glycolysis was given by Gustav Amden, Otto Merhoff and J. Parnas, और इसे हम कहते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 लोग इससे एसोसिएटेड थे, गुस्टाव एम्पटन, ओटो मेरहॉफ एंड जे पार्नस। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। बिकॉज दे डोंट हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे कांट बी एबल टू परफॉर्म द क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। So for that reason your anaerobic organism has got very less amount of ATP, because वहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, बाकी स्टेप्स नहीं चलते, राइट। इन दिस प्रोसेस, और वी कैन ऑल्सो नो अबाउट ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले ही बताया। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ये ब्रेक डाउन हमारा हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है, जिससे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसके, पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यील्ड करता है। प्लांट्स में ग्लूकोज सुक्रोज से आता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, एंड फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर क्या किया जाता है, इन केस ऑफ प्लांट्स सुक्रोज लिया जाएगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, क्योंकि सुक्रोज एक डायसैकराइड है, तो ग्लूकोज बनाएगा और फ्रक्टोज बनाएगा। और इस स्टेप को कौन करवाएगा, इस स्टेप को जो कैटेलाइज करता है वो है आपका इन्वर्टेज नाम का एंजाइम। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देन एंटर इनटू द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ये एंटर करेंगे और फिर यही बनाएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे
ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो मैं आपको इस स्लाइड पे लेकर आऊँगा। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो कि मैंने लेनिंजर की किताब से लिया है, बायोकेमिस्ट्री की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, वहाँ से लिया है। तो इसको पढ़ते हैं। तो आपका जो पूरा ग्लाइकोलिसिस है, इसको 2 भागों में यानी कि 2 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकंड वन इज पे ऑफ फेज। प्रेपरेटरी फेज क्या है? यहाँ पर सबसे पहले प्रेपरेशन करवाई जाएगी, सबसे पहले प्रिपेयर करवाया जाएगा हमारे ग्लूकोज को, सो दैट वो आगे चल के नेक्स्ट फेजेस में चीज़ों में कन्वर्ट हो सके और पायरुविक एसिड बना सके। तो सबसे पहला क्या है आपके पास? सबसे पहला है आपके पास प्रेपरेटरी फेज। ध्यान से देखेंगे, प्रेपरेटरी फेज में एक्चुअली क्या होगा? प्रेपरेटरी फेज में मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रेपरेटरी फेज में यूटिलाइजेशन होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, कैसे? ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, सबसे पहले यू हैव ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज को हमें करना है एक्टिवेट। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन, राइट। एक्टिवेशन कैसे होगा? जब आप ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करोगे, और फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करने के लिए कौन आएगा? एटीपी आएगा, और इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करेगा दैट इज योर हेक्सोकाइनेस। तो ये क्या है आपका? हेक्सोकाइनेस है, राइट। तो हेक्सोकाइनेस नाम का एंजाइम सबसे पहले आएगा, और ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम हमारे इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, एटीपी से एक फॉस्फेट निकालेगा, ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ जोड़ देगा। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 जो आपका 6 कार्बन है, लेट मी हाईलाइट इट। तो जो 6 वाला कार्बन है, इसके साथ एक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाएगा, तो इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये रहेगी आपकी फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा? आइसोमराइजेशन होगी। आपका एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। क्या है इसका नाम? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज आइसोमराइजेशन करवाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपको पता है कि इसमें ऑलमोस्ट इसमें सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है। तो ये एक दूसरे की आइसोमर्स फॉर्म बन जाएंगी और बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब दोबारा से सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन होगी, यानी कि एक और फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा फ्रक्टोज के साथ। अब यहाँ पर एक 6 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है, तो फर्स्ट कार्बन जो दूसरा एंड है, क्योंकि इसके 2 एंड है, कार्बन 1 और कार्बन 6, राइट, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले आपने 6 कार्बन पे फॉस्फेट को जोड़ दिया था। अब फर्स्ट वाला कहता है कि मैं रह गया, मुझे भी फॉस्फेट चाहिए, तो फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों लगा? क्योंकि 2 फॉस्फेट है। 1,6 क्या है? पोजीशंस है, कि 1 और 6 कार्बन पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए हैं, तो इसमें भी एटीपी यूज हुई। तो यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के आपने यूज कर लिए, और यूज करके आपने यहाँ पर क्या बनाया? आपने यहाँ पर बनाया ट्रायोस फॉस्फेट्स। यहाँ पे क्या बनते हैं? फॉर्मेशन होती है ट्रायोस फॉस्फेट्स की। कैसे? अभी तक तो हेक्सोस फॉस्फेट्स थे, ये भी हेक्सोस है, ये भी हेक्सोस है, ये भी हेक्सोस है, ये भी हेक्सोस है, क्योंकि 6 कार्बन के और इसके साथ फॉस्फेट है। अब ये हेक्सोस फॉस्फेट क्लीव होगा, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्लीव होगा एल्डोलेस नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में, और बनाएगा ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट में आपके पास एग्जांपल क्या है, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यू विल be having the 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate, क्योंकि each molecule is having 3 carbon, so we have to maintain the stoichiometric ratio of carbon, so we are having 3 carbon molecules, 2 molecules of 3 carbon compound. First is glyceraldehyde 3 phosphate and the second one is dihydroxyzerone phosphate.
और यहाँ पे लिख दूंगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP, डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, जो कि अगेन 3 कार्बन का कंपाउंड, राइट। अब जितना भी DHAP होता है ये वापस से आइसोमराइजेशन हो जाती है और इसकी बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ तक आपका था प्रेपरेटरी फेज, क्योंकि आपने इस समय इस फेज में सिर्फ प्रेपरेशन करी, ATP का यूज करा। अब हम किस में एंटर करेंगे? नाउ विल एंटर इनटू द पे ऑफ फेज। अब है पे ऑफ करना, कि तुमने जितना एफर्ट्स लगाए थे अब तुम्हें उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, तो यानी कि पे ऑफ होगा। अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 2 पायरुवेट बनाने के लिए, और कपल्ड साथ ही साथ यहाँ पर इस कन्वर्जन के साथ ही साथ कपल्ड क्या हो रहा है? ATP की फॉर्मेशन और NADH की फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो पे ऑफ फेज है, आई विल राइट ओवर हियर, सेकेंड इज पे ऑफ फेज। अब पे ऑफ फेज में क्या हुआ? आपके पास ऑक्सीडेशन होगी इसकी ट्रायोस फॉस्फेट की और बनाया जाएगा ऑर्गेनिक एसिड पायरुवेट। एंड सेकेंडली यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जनरेशन होगी ATP एंड NADPH, और यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे NADH, क्योंकि वो आपके फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ATP एंड NADH प्लस H पॉजिटिव। ओके, अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है, अब इस पे इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन भी होगी। ध्यान देंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम आएगा और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करेगा NAD प्लस को, यानी कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसको बना देगा रिड्यूस। तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे NADH के। और ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि 6 वाला टूटा है 2-2 में। अब क्या होगा? अब G3P यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, थर्ड कार्बन पे तो इस पे फॉस्फेट था, साथ ही साथ इसने फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट को ऐड करवाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, थर्ड पे तो पहले से था, फर्स्ट पे ऐड हुआ तो बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और इस स्टेप में सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन है, और इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि हम एक सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को यूज किया जा रहा है। सबस्ट्रेट क्या है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को एज ए सबस्ट्रेट यूज करके हम क्या बना रहे हैं? ATP को फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या हो रहा है? ADP आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन कर रहा है और ATP बना रहा है। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। ओके, और इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करवाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। काइनेस फॉस्फोरिलेशन करवाता है, किसकी करवाएगा? ADP की, बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब इसने फर्स्ट वाला जो था वो लूज कर दिया और इसको दे दिया, फर्स्ट वाला फॉस्फेट इसको दे दिया। अब क्या होगा? आगे प्रोसेस चलेगा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। क्यों? फर्स्ट 2 3। अब बेचारा जो फॉस्फेट है कब से थर्ड पोजीशन पे बैठा है ना, बेचारा बोर हो जाता है और कहता है कि अब मुझे अपनी जगह चेंज करनी है। आई हैव टू शिफ्ट, आई हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन टू अनदर कार्बन। तो अब बोलता है कि मैं सेकंड कार्बन पे जाके बैठूंगा। जैसे सेकंड कार्बन पे जाके फॉस्फेट कंबाइन करता है तो बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके बाद बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इनोलेस नाम का एंजाइम एक्ट करेगा और 2 वाटर यहाँ से निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज होंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट लास्ट रिएक्शन में एंटर करेगा, पाइरुवेट काइनेस आएगा और जो ये फॉस्फेट है अब ये भी रिमूव हो जाएगा, और इस फॉस्फेट को हम यूज करके सेकेंड ATP फॉर्मिंग रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन करवाएंगे, और पेप जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ 2 ATP देकर जाएगा। तो यहाँ भी 2 ATP बने और यहाँ भी 2 ATP बने।
तो ये है आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, राइट। तो बस आपने इसी को ध्यान में रखना है और इस पूरी डायग्राम में, इस पूरे पाथवे में आपको स्ट्रक्चरली भी समझाया गया है कि अगर आपको कोई डाउट रहता है कि थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे कैसे चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो एवरीथिंग इज शोन ओवर हियर टू मेक यू better understand about this particular topic which is very important. Okay, likewise आपके पास अगेन ये प्लांट्स का दिया गया है। मैं आपको इसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, तो प्लांट्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, ट्रायोस फॉस्फेट्स बने और स्टार्च बना। स्टार्च क्या, ग्लूकोज में, ठीक है, या तो फिर सुक्रोज में। स्टार्च जब स्टोर हो गया सुक्रोज में, तो सुक्रोज ने भी देखो यहाँ पे टूटा है सुक्रोज, फ्रक्टोज बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर सुक्रोज सिंथेस, ये आपके पास सुक्रोज सिंथेस एंजाइम है जो कि यूटीपी ग्लूकोज बनाएगा, यूटीपी को इसको ऐड करके यूटीपी ग्लूकोज बनाएगा और फिर उसके बाद आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक्चुअली क्या है, सुक्रोज की बायोसिंथेसिस का उल्टा वाला पाथवे है, ठीक है, ये उल्टा पाथवे है और ये मैं आपको कवर करवाऊंगा किसी और क्लास में। तो यहाँ देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एंटर करेंगे फर्दर पाथवे में और ये ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेंगे क्योंकि ये 6 हेक्सोस फॉस्फेट्स है। ट्रायोस फॉस्फेट्स बन के देन अगेन ट्रायोस फॉस्फेट्स, देन उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन आपके पास ये ऑक्सैलो एसीटेट। तो मतलब यहाँ पे डिटेल में आपको बताया है, पर एट द एंड आपको क्या बनना है, पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट, ये कौन सा पाथवे, C4 पाथवे। दिस इज अ C4 पाथवे। ओके, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट सिर्फ इसी पाथवे में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो C4 और कैम पाथवे में भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। देन आपके पास पायरुवेट फर्दर आगे जाएगा फर्मेंटेशन रिएक्शंस में और ये लैक्टेट या इथेनॉल में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा होल प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सम अप करें, समराइज करें, तो समराइज करने पर हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पर मिला क्या। सबसे पहले तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिला, एंड प्रोडक्ट मिला हमें पायरुवेट 3 कार्बन का। अभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमारे ग्लूकोज की नहीं हुई है। इसके बाद वी गॉट सम एसिमिलेटरी पावर्स, हाउ मच ATP, 4 ATP formed and 2 molecules of NADH plus H plus, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो प्रेपरेटरी फेज था उसमें 2 ATP कंज्यूम हुए थे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 ATP कर देंगे, बिकॉज 2 ATPs यहाँ पर कंज्यूम हुए हैं। तो ओनली जो नेट गेन है हमारे पास, नेट गेन हमारे पास ATP का कितना आएगा, ओनली 2 ATP, बिकॉज 2 ATP गॉट कंज्यूम्ड इन ड्यूरिंग preparatory phase, राइट। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट एंटर हुआ था वो सबस्ट्रेट क्या था, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो कि सबस्ट्रेट था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब टूटा तो हमें ये सारी चीजें इसने दी, राइट। तो ये है आपके पास किसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं, अगर आप ध्यान देंगे, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर आपका 3 एंड 10, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10, दीज आर द रेगुलेटरी स्टेप्स। रेगुलेटरी स्टेप्स हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, राइट। अब यहाँ पर जो रेगुलेटरी स्टेप्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास 3 एंजाइम्स हैं। 3 एंजाइम्स कौन कौन से, अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है आपके पास
हेक्सोकाइनेस। सबसे पहला है आपके पास हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस के बाद है जो थर्ड स्टेप है, उसमें है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और लास्ट आपके पास कौन सा है? पाइरुवेट काइनेस, राइट। अगर हम यहाँ पर हेक्सो हर एक एंजाइम की बात करें, क्यों है रेगुलेटरी? क्योंकि इसको कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर्स और नेगेटिव रेगुलेटर्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव की, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हेक्सोकाइनेस की बात करें तो हेक्सोकाइनेस में पॉजिटिव रेगुलेटर क्या है? पॉजिटिव रेगुलेटर क्या है? जो इसको इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, मतलब कैटेलाइजिंग एक्टिविटी को बढ़ाएगा। एक तो ग्लूकोज है जो सबस्ट्रेट है वो, प्लस एएमपी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेगेटिव की बात करें तो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव की तरह काम करता है, नेगेटिव यानी कि इनहिबिटर की तरह काम करता है, और साथ ही साथ एटीपी। ये होगी हेक्सोकाइनेस की बात। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस में पॉजिटिव रेगुलेटर क्या है? इसका सबस्ट्रेट यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट, ये दोनों, राइट। और साथ ही साथ आपका एएमपी। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहला एटीपी रहेगा, एटीपी के साथ सिट्रेट भी रहेगा। सिट्रेट भी यहाँ पे आपका नेगेटिव रेगुलेटर है। साथ ही साथ जो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके। ऐसी पायरुवेट काइनेस की बात करें तो पायरुवेट काइनेस में पॉजिटिव रेगुलेटर पेप है, जो इसका सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद एएमपी है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है और एटीपी है। ये इसके पॉजिटिव है। नेगेटिव में अगेन सिट्रेट, सिट्रेट के बाद पायरुवेट जो इसका प्रोडक्ट होगा, पायरुवेट, और साथ ही साथ आपके पास एटीपी और एलानिन। तो दीज आर ऑल द नेगेटिव। साथ ही साथ एक और है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो ये है आपके पास नेगेटिव रेगुलेटर्स पायरुवेट काइनेस के। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी का टेक्स्ट मैंने लिखा है, वहां से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट पाथवे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब मैंने आपको बात की थी स्टार्टिंग में ही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स। आपके पास कुछ और पाथवेज भी हैं जिसमें शुगर एंटर करेगी, जिसमें आपका ग्लूकोज एंटर करेगा, राइट। तो वो है आपके पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं। The reactions are carried out by soluble enzymes present in the cytosol and in plastids. Under most conditions, the pathway in plastids predominates over that in the cytosol. यानी कि जो pathway प्लास्टिड में चलता है वो थोड़ा सा predominating होता है, उसमें वो थोड़ा सा वो ज़्यादा देर चलता है to that of cytosol, predominate करता है। The first two reactions of this pathway involve, अब मैं आपको सीधे pathway पे ले चलता हूँ। This is a pathway, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है पाथवे। पाथवे में आपका कौन एंटर करा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेट मी हाईलाइट इट। ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में एक तो NADPH बनाएगा, क्योंकि प्लास्टिड में हो रहा है तो NADPH बनेगा। और जब ये इसका कैटेलाइजेशन हो जाएगी इस एंजाइम के द्वारा, रिएक्शन होगी, तो विल गॉट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फिर ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट अगेन टूटेगा और बनाएगा 5 कार्बन का राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तब इसको रहे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 5 कार्बन का होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट आगे फर्दर एंटर करेगा पाथवे में, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर आइसोमर फॉर्म बनाएगा और एपीमर फॉर्म बनाएगा। आइसोमर फॉर्म है इसकी राइबोज 5 फॉस्फेट और एपीमर फॉर्म है इसकी जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। दोनों 5 कार्बन के हैं, बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट, और
एपिमरेज की फॉर्म में बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एपिमरेज में बनता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये दोनों 5 कार्बन के हैं, 5 एंड 5 10, तो 10 कार्बन है। अब हमने इस 10 कार्बन को फर्दर तोड़ा 7 और 3 में। 7 कार्बन का बना सीरोहेप्टुलोज और 3 कार्बन का बना G3P यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने अर्लियर आपको बताया था कि इस पाथवे में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना 3 कार्बन वाला, और सीरोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट कितने कार्बन का होता है? 7 कार्बन का। अब ये 3 और 7 वाला कन्वर्ट होगा 4 और 6 में, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इंटर कन्वर्जेंस हो रही है, रीअरेंजमेंट्स हो रही है। तो ट्रांस एल्डोलेस, ऊपर आया ट्रांस कीटोलेस, यहाँ पर आया ट्रांस एल्डोलेस, और इन्होंने बनाया, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो थे 3 और 7 कार्बन के, इन्होंने 6-4 का कॉम्बिनेशन बनाया। 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना और 4 कार्बन का एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना। अब क्या होगा? यहां से ये वापिस से कंबाइन करेंगे, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने कार्बन है? 6 और 4 10, है ना। 6 और 4 10 है। तो ये क्या होगा? ये अगेन 3 और फर्दर ऊपर 5 में कन्वर्ट हो गया। 3 कार्बन का G3P और 5 कार्बन का ज़ाइलुलोज, राइट। तो यहां पर ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है। अब यहां देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली भी हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज की फॉर्म में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का स्टेप भी था, याद होगा अगर आपको, राइट। हमारे पास सेकेंड स्टेप यही था, ओके, जहां पर आइसोमरेज आता था और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता था। तो कुछ इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा देता हूँ यहाँ से। फर्स्ट टू रिएक्शंस जो हैं ऑक्सीडेटिव इवेंट्स हैं, जहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 5 कार्बन यूनिट पे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या था? आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, एक इंटरमीडिएट बना, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट, ये बना। अब ये जब बना, ये था 6 कार्बन का, ये था 5 कार्बन का, तो एक कार्बन लूज हुआ, किस फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। और यहां पर और क्या बना? 2 मॉलिक्यूल्स बने, NADPH के। क्यों NADPH बना? क्योंकि ये प्रोसेस प्लास्टिड में हो रहा है। The remaining reaction of the pathway converts ribulose 5 phosphate into the glycolytic intermediates. Ribulose 5 phosphate फिर बनेगा राइबोज 5 phosphate and xylulose 5 phosphate. अब ये कन्वर्ट होते थे पहले, दोनों पहले कन्वर्ट होते थे G3P और सीरोहेप्टुलोज में, राइट, सीरोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। फिर ये कन्वर्ट होते थे दोनों किस में? देन उसके बाद फाइनली ये कन्वर्ट होते थे आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। यही था, हाँ, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। तो एट द एंड फाइनल क्या बना? फाइनल आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इन प्रोडक्ट्स को फर्दर मेटाबोलाइज किया जाएगा बाय ग्लाइकोलिसिस टू यील्ड पायरुवेट। क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आप जो बना रहे हो, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में जाएगा? ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटेगा, G3P बनेगा, DHAP बनेगा। फिर उसके बाद फर्दर तो मतलब ग्लाइकोलिसिस में एंट्री हो रही है। इसके बाद देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। वापिस से भी इसको किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है ना, इसको वापिस भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फॉर 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल, यही तो हो रहा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये है, देखो ध्यान से, ये 6 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, है ना। तो इसको
कन्वर्ट किया जा रहा है ऊपर जाइलुलोज में, तो इसको जाइलुलोज 5 कार्बन और ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। साथ ही साथ इनको हम इसको वापिस से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेट रिजल्ट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द 1 glucose 6 phosphate molecule to CO2 and with the concomitant synthesis of 12 NADPH molecules। तो कितने molecules NADPH के बनते हैं? 12 NADPH molecules यहाँ पे बनते हैं। जब यहाँ पर कितने ग्लूकोज जा रहे हैं? 6, है ना? एक में 2 बन रहे हैं, तो 6 में कितने बनेंगे? 6 टू द 12। एक में कितने बने? 2। ये 1 मॉलिक्यूल था। अगर मैं 6 मॉलिक्यूल लेता हूं ग्लूकोज के, तो 12 NADPH बनेंगे। सिंपल सा मैथ है, राइट? और ये 6 ग्लूकोज फॉस्फेट, 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक यहाँ पे CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। फिर वो 5 आगे एंटर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूसेस NADPH। एक तो NADPH इसने बनाया और एक बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स बनाए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। NADPH सप्लाई हुआ साइटोसोल में। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स is NADPH. This NADPH drives reductive steps associated with the biosynthetic and stress defense reactions and is a substrate for reactions that remove reactive oxygen species। यानी कि जो आपके पास NADPH बना है, 2 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स में NADPH बना, ये NADPH आगे चल के रिडक्टिव स्टेप्स करवाएगा। और रिडक्टिव स्टेप्स किसके लिए करवाएगा? एक तो बायोसिंथेसिस के लिए, चीजों को बनाने के लिए, और दूसरा स्ट्रेस डिफेंस रिएक्शंस के लिए, यानी कि जो रिएक्शंस आपके स्ट्रेस में हो रही हैं, क्यों? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करने के लिए। वो रिएक्शंस ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगी, उन रिएक्शंस के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट? तो वो NADPH आपको देगा, राइट? बिकॉज प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया पोजेसेस एन NADPH dehydrogenase, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बोलते हैं, located on external surface of the inner membrane, reducing power generated by the pentose phosphate pathway can be balanced by mitochondrial NADPH oxidation, राइट? सो PPP जो है आपके पास कंट्रीब्यूट करता है सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADPH may end up producing O2 and generating ATP through oxidative phosphorylation। वही कहानी है कि आपका जो NADPH बना है, इस NADPH से आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को ATC में एंटर करवाया जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को O2 को रिड्यूस करवाया जाएगा। O2 रिड्यूस होगा पानी में और साथ ही साथ यहाँ पर ATP बनेगा। किस प्रोसेस से? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, राइट? क्योंकि यहां पर प्लांट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास है NADPH डिहाइड्रोजिनेस, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। मैं आपको ETC में पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ओके, आगे NADPH सप्लाई इन प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्या दिया? प्लास्टिड में इसने बहुत सारे इंटरमीडिएट्स दिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए। ओके, उसके बाद सबस्ट्रेट्स फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, देखिए इन प्लांट्स, जैसे सबसे पहले राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है? शुगर मॉलिक्यूल, जो कि न्यूक्लिक एसिड में काम आता है ना? न्यूक्लिक एसिड में शुगर होता है, शुगर राइबोज वाली शुगर होती है, राइबोज 5 फॉस्फेट, है ना? जो कि राइबोज और डिऑक्सी राइबोज बनाने में काम करती है। और राइबोज और डिऑक्सीराइबोज शुगर आपके न्यूक्लिक एसिड का एक अहम हिस्सा है। प्लांट्स में जो राइबोज है, इट अपीयर्स टू बी सिंथेसाइज्ड बाय अनदर पाथवे, जो कि हमें नहीं पता। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं PPP में, 4 कार्बन का जो इरिथ्रोज बनता है वो पेप से कंबाइन करता है। और प्लांट में जितने भी फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो बनाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, और उनसे क्या बनते हैं? लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स एंड फाइटोअलेक्सिन्स। यानी कि जो PPP पाथवे है वो बहुत सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में आने वाले प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को भी बनाता है, राइट? तो ये है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे।
सो विद दिस हमारा यहाँ पर ये दोनों टॉपिक कवर होते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक योर क्रेब्स साइकिल एंड ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.